कुसुम सुबह सुबह उठकर अच्छे से रेडी होती है और रसोई में जाती है। नाश्ता देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी माया आती है और कुसुम उसे गुस्से से कहती है, दीदी, माना कि आप गरीब घर से आई हैं, लेकिन आपका दिमाग भी गरीब सोचता है क्या? ये क्या बनाया है आपने? सादे से पराठे और आलू की भुजिया। इसमें बुरा क्या है कुसुम? बुरा है? अरे ये बुरा नहीं, गरीबों और गवारों वाला खाना है। अरे बनाना ही था तो जूस, सैंडविच, ऑमलेट, कटलेट कुछ ऐसा बना देती। सुबह सुबह मूड की ऐसी तैसी करती। देखो कुसुम, खाना कभी अमीर गरीब नहीं होता। पेट भरने को जो मिल जाता है वही अच्छा होता है, समझी? अपनी अमीरी से खाने की तुलना ना ही करो तो अच्छा होगा। माया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास रंभा आकर कहती है, क्या हो गया तुम दोनों को? सुबह सुबह क्यों चैचे लगा रखी है? वो माँ जी होना क्या है? मैंने दीदी से कहा मेरा पराठा खाने का मन नहीं है, मेरे लिए पोहा बना दो। बस इतने से बात पर मुझ पे चिल्लाने लग गई कि मैं इन्हें ऑर्डर दे रही हूँ, और फिर कहने लगी कि मेरे पास तो बहुत पैसा है तो बाहर से मंगवा लो जो भी खाना है। इनसे बार बार खाना नहीं बनाया जाता। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्यों री बड़ी बहू, छोटे से घर से आई है और तेरी जुबान बुर्ज खलीफा से भी लंबी है। अरे अगर छोटी बहू ने पोहा मांग लिया तो बना कर देती ना, क्या हो गया? और ये पैसों का ताना देना कहाँ से सीख कर आई है तू? आज के बाद ये सब बोला तो जुबान खींच लूंगी तेरी। माफ कर दो माँ जी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग बैठो, मैं पोहा बना कर लाती हूँ। माया की बात सुनकर रंभा और कुसुम वहाँ से चली जाती है। माया जल्दी से पोहा बनाती है और फिर सभी को नाश्ता परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुसुम आए दिन अपने पैसों का घमंड दिखाकर माया को नीचा दिखाया करती, पर माया कभी कुछ नहीं जवाब देती। ऐसे ही दोनों बहुएं कुछ दिन के लिए अपने अपने मायके चली जाती है और एक हफ्ते बाद जब दोनों वापस आती है तभी रंभा उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों एक हफ्ता मायके रहकर आई हो, दिखाओ जरा तुम दोनों के माँ बाप ने तुम दोनों को क्या क्या दिया है। रंभा की बात सुनकर माया कुछ 1-2 साड़ियाँ, मिठाइयों का डब्बा और एक पायल का जोड़ा टेबल पर रख देती है। तो वहीं कुसुम खूब सारी साड़ियाँ, सोने के कंगन, हार और साथ ही कई तरह की मिठाई टेबल पर रखती है और कहती है, अरे जेठानी जी, ये क्या? आपके मायके वालों ने ये पाव भर सामान दिया है? इतना तो हम घर के नौकरों को ही दे देते हैं। अच्छी बात है कि तुम अपने नौकरों का भी इतना ख्याल रखती हो, पर मेरे माँ बाप के पास जितना भी था उन्होंने अपनी खुशी से मुझे सब दे दिया। माँ जी, आपको इनमें से जो भी पसंद है वो ले लो। वैसे तो माँ ने आपके लिए अलग से साड़ी और सोने का हार दिया है, पर अगर आपको इनमें से भी कुछ पसंद है तो आप ले सकती हैं। मैं आपको ना नहीं कहूँगी। माँ जी, मेरे पास जो है आपके सामने है, आप चाहे तो सब कुछ रख ले, मुझे कुछ ना दे तो भी मैं खुश हूँ। अरे तुम्हारे पास से माँ जी क्या लेंगी? इतनी सस्ती सूती सी साड़ियाँ और ये पायल, वो भी कितनी हल्की है। बस करो तुम दोनों, मैंने किसी की भी सलाह नहीं मांगी कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो चाहिए होगा जब चाहिए होगा मैं ले लूंगी। और छोटी बहू, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अपनी खुशी से ये सब दिया है, वैसे ही बड़ी बहू के माता पिता ने भी उसे दिया है। इसलिए ये एक दूसरे को अमीर गरीब के तराजू में तोलना बंद करो। रंभा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपना अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रंभा या कोई भी जब माया की तारीफ करता था तो कुसुम से बर्दाश्त नहीं होता, जिसके चलते वो अपने पैसों के दम पर सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने में लग जाती। ऐसे ही एक दिन माया का पति सोनू उसके लिए बहुत बढ़िया बनारसी साड़ी लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो माया, ये तुम्हारे लिए। जी, आप इतनी महंगी साड़ी लेकर क्यों आए? इतने पैसों में तो आप एक साड़ी लाए हैं, इतने में तो 2 से 3 साड़ी आ जाती। तभी पास में खड़ी कुसुम हंसते हुए कहती है, दीदी, आपको कोई कितना भी सुधारने की कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी अमीर बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, आप रहेंगी हमेशा गरीब की गरीब। ऊपर से आपकी ये सस्ती सी सोच। अरे हर बार पर बचत करना ही सोचता है आपको। अरे खुद पे थोड़ा पैसा लगा लेने से हमारी शान बढ़ जाती है, घटती नहीं है। और वैसे भी ये बनारसी साड़ी आपके माता पिता तो आपको दिलाने से रहे कभी, इसीलिए जेठ जी जब इतने प्यार से लाए हैं तो रख लो ना, थोड़ी अमीर दिख जाओगे। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है।
पर उसके बोल सुनकर सोनू बोलता है। माया, ये क्या तमीज है कुसुम के बात करने की? देखो, तुम उससे बड़ी हो, उसे कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का। बेहतर होगा कि तुम उसे समझा दो, नहीं तो मजबूरन मुझे बोलना होगा। नहीं नहीं, आप गुस्सा मत होइए, छोटी है वो, मैं समझा दूंगी उसे, आप चिंता मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। माया बहुत ही शांत स्वभाव के साथ कुसुम को समझाने की कोशिश करती है, पर कुसुम हमेशा ही अपनी दौलत के घमंड में चूर रहती। उसे किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे बुरे दिन यूं ही गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ कुसुम का घमंड भी बढ़ता जाता है। और एक सुबह रंभा कुसुम से कहती है, बहू सुन, मैं क्या कह रही थी। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, क्या बता मैं कब चल बसूं। मैं सोच रही थी कि अपने जीते जी अपनी सारी धन संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दूं। तेरा क्या कहना है इस बारे में? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी आप कौन सा कुछ साथ लेकर जा सकती हैं? रह तो सब यहीं पर ही जाना है, इसीलिए आप अपने रहते ही अपने दोनों बेटों में बराबर की जायदाद बांट लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद जेठानी जी सारी चीजों पर कुंडली मार के बैठ जाए और मैं और मेरा पति हाथ मलते रह जाए। कुसुम का जवाब सुनकर रंभा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और माया के पास जाती है, जो अपने कमरे में काम कर रही थी। रंभा वही सवाल माया से करती है जो उसने कुसुम से किया था। रंभा का सवाल सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही है। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। माँ जी, इस घर को और हमें हर वक्त आपकी जरूरत है। पैसे का मैं क्या करूँगी जब आप ही नहीं होंगी। आप भले ही सब कुछ कुसुम और देवर जी के नाम कर दो, मुझे और सोनू को कोई एतराज नहीं है। बस ये मरने और अलग होने जैसी बातें मत किया कीजिए। आप माँ हो मेरी, आपका साथ जीवन भर चाहिए मुझे। छोटी तो नादान है, उसे हर वक्त पैसों का सुरूर रहता है, पर एक दिन उसे भी समझ आ जाएगा कि पैसा ही नहीं, परिवार ही सब कुछ होता है। माया का जवाब सुनकर रंभा उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, बहू तू गरीब बस पैसे से है, सोच से तू सबसे अमीर है। सदा खुश रह बहू। वहीं कमरे के बाहर खड़ी हुई कुसुम ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी जेठानी के मीठे बोल सुनकर, साथ ही उसका अपनापन देखकर कुसुम का अमीरी का घमंड 2 पल में ही चूर चूर होकर बिखर जाता है। जिसके बाद वो रोती हुई कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपके बारे में गलत सोचा, सबको पैसे के दम पर अपने साथ रखना चाहा, कभी भी अपने परिवार की खुशी का नहीं सोचा, बस खुद की अमीरी में ही खोई रही, जबकि आपके साथ मुझे मिलकर रहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अरे पगली, रोना किस बात का, हम सब एक परिवार हैं और तुम छोटी हो। छोटे तो वैसे भी गलतियाँ कर देते हैं, पर हम बड़े तो समझदार हैं ना, इसलिए सब संभाल लेते हैं। हाँ बहू, जो हुआ सो हुआ, अब जो आगे करना है वो अच्छा करना है। सुधा के घर के आगे भीड़ जमा थी, तो वो भीड़ को हटाकर अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि सुधा की लाश पड़ी हुई है। अपनी माँ की लाश को देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, माँ, माँ आप कहाँ चली गई माँ? आपने तो मुझे माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया माँ। माँ मुझसे दूर नहीं हो सकती माँ। माँ आपका बेटा आपके पास आ गया माँ। देखो माँ, प्लीज माँ उठ जाओ ना माँ। माँ मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। आखिर कौन था रोहन और वो अपनी माँ से क्यों माफी मांग रहा था? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसको अपनी माँ की लाश से माफी मांगनी पड़ रही थी? इन सभी सवालों की जवाब पाने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पहले। सुधा का एक तरफ का चेहरा चला हुआ था, बस इसलिए रोहन अपनी माँ को कभी भी अपने दोस्तों से मिलवाता नहीं था। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने किचन में काम कर रही थी, तभी रोहन अपनी माँ को आवाज लगाता है और कहता है, माँ, कहाँ हो? बाहर आओ। कब से आवाज दे रहा हूँ, आप सुनती क्यों नहीं हो? हाँ रोहन बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मैं घर नहीं आऊँगा। और हाँ, मेरा इंतजार मत करना। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब ना आप मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मैं जा रहा हूँ। सुधा अपने बेटे से कुछ नहीं कहती, तो वहीं रोहन भी अपनी माँ से दूर हो जाता है।
पर रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर सुधा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? आखिर क्यों आपने मेरी किस्मत में इतने दुख लेके आए? जब रोहन छोटा था तभी उसके पिताजी मुझसे दूर हो गए। कपड़ों को सिलकर मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया। अब जब मुझे मेरे बेटे की जरूरत है तो मेरा बेटा ही मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले जाता है। उसको मुझसे नफरत क्यों है? वो मेरे इस जले हुए चेहरे से चिढ़ता है। पहले कहाँ वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता था, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है मुझे देखना तक पसंद नहीं करता है। सुधा रोते हुए सो जाती है तो वहीं रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। रोहन शराब के साथ हर वो नशा कर रहा था जो उसको नहीं करनी चाहिए। तभी उसका एक दोस्त मोहन कहता है, भाई रोहन, तू इस तरह से नशे में धुत क्यों रहता है? और हमने तुझे देखा है कि तेरी माँ भी तुझे कुछ नहीं बोलती। वो ना तो तुझे रोकती है और ना ही टोकती है। ऐसा क्यों? भाई, औरों की माँ ने अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या किया, पर मेरी माँ ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। वो हमेशा अपना ही सोचती आई है। पता नहीं मुझे ऐसी माँ क्यों मिल गई। ऊपर से मुझे उनकी शक्ल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन रोहन, तेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ है जो तू अपनी ही माँ से नफरत करता है? भाई, क्या ये बताऊं, जो औरत अपने बच्चों को ठीक से पाल नहीं सकती है, उनकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकती है, वो क्या ही करेगी यार। अब तो बस मैं अपनी माँ के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए अब मुझसे कोई भी मेरी माँ के बारे में नहीं पूछेगा। रोहन की बात सुनकर अब रोहन के सभी दोस्त चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। तो वहीं बेचारी सुधा अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती रहती है। समय गुजरता है और समय के साथ अब रोहन की नफरत अपनी माँ को लेकर बढ़ती जा रही थी। आज रोहन का बर्थडे था, बस इसलिए सुधा सुबह सुबह जल्दी उठती है और किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, आज मेरे बेटे रोहन का जन्मदिन है। आज तो मैं मेरे रोहन के लिए उसकी मनपसंद की चीजें ही बनाऊंगी। मेरा बेटा ये देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। कुछ देर में सुधा अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद की सारी चीजें बना देती है और उसके पास उसे उठाने जाती है, जहां वो देखती है कि उसका बेटा पहले से ही जगा हुआ होता है और तैयार हो रहा है। उसे देखकर सुधा अपने बेटे के पास आती है और कहती है, बेटा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? माँ, ये मेरी लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या? रोहन, आज तेरा बर्थडे है। हाँ तो क्या करूँ? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप मेरी लाइफ में दखल मत दिया करो। आपको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या? पर रोहन, तू तो हमेशा तो बाहर ही रहता है। मैं चाहती हूँ कि आज तू थोड़ा समय मेरे साथ बिता ले, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो मैं अपना समय आपको देता रहूँ, समझिए? आप बेवजह ही मेरा समय बर्बाद करती रहती है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर सुधा का एक बार फिर दिल दुखता है, पर वो उसको जताती नहीं है और अपने दुख को पीकर उसे एक बार फिर से कहती है, रोहन, मैंने सोचा था कि आज तेरा बर्थडे है तो आज मैं तेरे इस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करूं। सभी रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर तेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं। माँ, आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आती क्या? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरा दिमाग खराब मत करो। पर बेटा, मैं तुझसे तेरा आज का ही दिन तो मांग रही हूँ ना, और वैसे भी तू अपने दोस्तों को यहाँ भी तो बुला सकता है और तुम लोग यहाँ भी तो पार्टी कर सकते हो ना। माँ, आप चाहती है कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाऊँ, उनको आपका ये भद्दा सा डरावना चेहरा दिखाकर? देखो माँ, मैं जानता हूँ कि आप ये चाहती है कि मेरी बेइज्जती हो, पर मैं भी ना आपका ही बेटा हूँ। आज ना चाहते हुए भी ना मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है, और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका ये जला हुआ चेहरा है। कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करवाऊं उनकी, मैंने हर बार उनको झूठ बोलकर टाल दिया कि आप रही नहीं। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है, पर ये सब सुनकर सुधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रोहन गुस्से में वहाँ से जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। तो वहीं एक पहर गुजर जाता है। सुधा के दिमाग में उसके बेटे की कही बातें ही घूम रही थी। अपने बेटे की बातें सोच सोच कर सुधा काफी रो रही थी।
तभी उसके दिल में दर्द होता है और वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, लगता है ये मेरा अंतिम समय है। मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगी, पर मैं अपनी आखिरी सांस में भी अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। हे भगवान जी, ये कैसी नाइंसाफी है मेरे साथ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। मेरा फोन, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। जहाँ रोहन अपने दोस्तों के बीच बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो वहीं सुधा रोहन को बार बार कॉल करती है। रोहन के फोन पर कभी वीडियो कॉल आती तो कभी नॉर्मल कॉल। उसकी कॉल देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित उससे कहता है, अरे रोहन, तेरी माँ बार बार कॉल कर रही है, एक बार उठा भी ले। छोड़ ना यार। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। उसी बीच रोहन के बेस्ट फ्रेंड के फोन पर रोहित की माँ का कॉल आता है। रोहित वो फोन उठाता है और अपनी माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला जाता है। रोहन को अब ये एहसास होता है कि आज तक उसने अपनी माँ की कदर कभी नहीं की और उसने अपनी माँ को न जाने क्या क्या नहीं कहा। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो अपनी माँ को फिर से कॉल करता है, पर उसकी माँ फोन नहीं उठाती। कुछ देर में रोहन अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर के आगे भीड़ जमा है। अब जैसे ही वो घर में जाता है, देखता है कि उसकी माँ की वहाँ लाश पड़ी है। रोहन को अब ना तो पछताने का मौका मिलता है और ना ही अपनी माँ से माफी मांगने का। एक गरीब माँ की किस्मत में ना तो उसके पति का प्यार लिखा था और ना ही उसके बेटे का। कौन जानता था कि एक गरीब माँ की किस्मत ऐसी हो।